Hello, guys. Welcome to the post Independence Political History of Pakistan. Today, we will discuss the second part of Game of Thrones in Pakistan's politics. In previous lecture, we discussed uh, Ghulam Muhammad as a Governor General and Khwaja Nazimuddin as a Prime Minister. Today, we will discuss reign of Ghulam Muhammad and Muhammad Ali Bogra as a Prime Minister. तो मोहम्मद अली बोगरा के कुछ अर्ली अचीवमेंट्स थे। पहला अचीवमेंट ये था कि सबसे पहले पावर होल्डर्स ने कुछ मकासद हासिल किए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद और ख्वाजा नाजिमुद्दीन को रिमूव करने के बाद। वो क्या थे? ही वॉज रिप्लेस्ड बाई मोहम्मद अली बोगरा, हिटर टू पाकिस्तान एम्बेसडर इन वाशिंगटन। हिज बंगाली एथनिसिटी सजेस्टेड दैट नाजिमुद्दीन वॉज नॉट रिमूव्ड बिकॉज ऑफ बीइंग अ बंगाली। चूँकि दोनों प्राइम मिनिस्टर जो थे ये बंगाली ओरिजिन के थे, तो इस तरह पावर होल्डर्स ने ये तासर ख़त्म कर दिया कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बंगाली होने की वजह से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद पीएम मोहम्मद अली बोगरा could also be useful in persuading the US to befriend Pakistan, whose rulers were desperate to get Western approval for themselves and their country। तो चूँकि मोहम्मद अली बोगरा जो थे ये पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके थे यूएस में, इनके वहाँ पे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो पाकिस्तानी पावर होल्डर्स ने ये मकसद भी हासिल किया कि इनके ज़रिए यूएस को परसुएट कर सके और अपने अपने और मुल्क के मुल्की मफादात को हासिल किया जा सके। बाद में हमें नज़र भी आता है कि मोहम्मद अली बोगरा जो थे उन्होंने यूएस एम्बार्गो को ख़त्म किया, जो फूड एड पे यूएस ने एम्बार्गो लगाया हुआ था, और वेस्टर्न मिलिट्री पैक्ट्स में भी पाकिस्तान के लिए इसने जगह बनाने की कोशिश की, जो बाद में कामयाब भी रहे। सीटो और सेंटो दो अहम माहदे थे उस दौर के। तो ऑल द वाइल पीएम बोगरा वाज आल्सो अंडर प्रेशर टू टेक द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अहेड। इस दौरान जो एक नया चैलेंज पीएम मोहम्मद अली बोगरा के लिए था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। 6 precious years had been lost while no breakthrough was in sight for resolving the East-West representation issue that had almost stalled the constitution making exercise। 6 साल गुजर गए थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में, जबकि ईस्ट वेस्ट रिप्रेजेंटेशन का इशू जो था ये अभी भी जारी रहा। लेकिन इसके बाद बोगरा फार्मूला आता है। By the end of 1953, Muhammad Ali Bogra succeeded in finally devising a formula which suggested representation on the basis of population in the lower house and equal representation for 5 provinces in the upper house। मोहम्मद अली बोगरा ने फिर एक फार्मूला बनाया जिसके तहत लोअर हाउस में पॉपुलेशन की बुनियाद पर रिप्रेजेंटेशन थी और अपर हाउस में पांचों सूबे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। Seats allocated to each province in the lower house were such that when it joined the upper house with equal seats for all provinces, the joint session of parliament could have equal representation for both the wings of the country। तो सीट्स जो थे वो कुछ इस तरह से एलोकेट कर दिए गए थे कि जॉइंट सेशन में जब दोनों पार्लियामेंट्स लोअर और अपर हाउस जाते थे तो ईस्ट वेस्ट जो थी इनकी रिप्रेजेंटेशन बराबर होती थी। द डिफिकल्ट गार्डियन knot had finally been disentangled। Legislative reforms। Meanwhile, the Bengali legislators, along with some of those coming from the small provinces in the western part of the country, compelled Bogra to assert his and assembly's position। The PM thus had a series of legislation passed reducing the powers of the Governor General. The latter was now prohibited from appointing and dismissing a PM at will। Also, the PM could be removed only by a vote of no confidence। तो इसी दौरान जो बंगाली लेजिस्लेटर्स थे और छोटे सूबों से के जो नुमाइंदे थे उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा को कंपेल किया कि आप जो है अपनी पोजीशन असर्ट करें। उस वक़्त गवर्नर जनरल की पोस्ट जो थी ये बहुत पावरफुल थी और उसी एक बंदे के इख्तियार पे जो थी पूरी असम्बली जो थी वो डिपेंड करती थी।
साथ में प्राइम मिनिस्टर जो था वो भी उसी के इख्तियार से आता था, और उसी के इख्तियार की बुनियाद पे जो है वो डिसमिस होता था। तो इन्होंने ये इख्तियारात ख़त्म करने की कोशिश की, कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स किए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का खासा भी है कि उसमें पीएम जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो है बरतरफ होगा और अवाम ही पीएम को मुंतखब करेगी। The Auster. This and other restrictions on the power of the Ghulam Muhammad frustrated him. Having done this, the PM left for the US. इन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की वजह से गुलाम मोहम्मद जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि उनके पावर्स जो है वो कम हो गए, उनका जो वन मैन शो था वो ख़त्म होने जा रहा था। A special plane was sent to London, and when Prime Minister Bogra reached there after completion his visit to the US, he was forced to return to Pakistan rather than spending some time in the UK as planned. See, Commander-in-Chief Ayub Khan and Iskandar Mirza, former Defense Secretary, and at that point of time the Governor of East Bengal, accompanied the PM from London to UK, to Karachi. Sorry. अब मोहम्मद अली बोगरा जो थे वो पहले यूएस एक विजिट पे गए, फिर वहाँ से उन्होंने यूके जाना था, लेकिन यूके से में उन्होंने कुछ टाइम गुजारना था, उससे पहले ही उनको वापस बुला लिया गया। और upon reaching the Governor General's house, the PM was forcefully removed and the Federal Assembly was dissolved. A new cabinet that was decided and made then and there in the room where the Governor General lay in bed recuperating from an illness. अच्छा, जब मोहम्मद अली बोगरा वापस पाकिस्तान आए तो उनको ज़बरदस्ती जो है रिमूव किया गया और असम्बली जो है वो डिसमिस की गई। अब आप ये देखें कि उस वक़्त पावर होल्डर्स जो थे वो कहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो था वो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ लोग जो थे वो बराए नाम हुकूमत में थे, लेकिन कुछ लोग बैक सीट्स पे बैठे हुए थे जिनका कोई पता नहीं था, वो सारा इंतज़ाम चला रहे थे। एक ही बंदे के ईमा पे जो है पूरा मुल्क चल रहा था और उसी की मर्ज़ी से हुकूमतें बरतरफ हो रही थी। इसके बाद एक नई कैबिनेट बनाई गई, जबकि ग़ुलाम मोहम्मद जो थे वो खुद बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए थे, उनके आखिरी दिन थे। द कम्बिनेशन डिजिग्नेटेड एज द कैबिनेट ऑफ ऑल टैलेंट्स comprised among others the sitting commander in chief, who was also made the interior minister, Iskandar Mirza and Chaudhry Muhammad Ali. अब जो नई कैबिनेट बनाई गई इसमें आप ये देखें कि सारे मिलिट्री सिविल मिलिट्री का जो जो अलायंस बनी थी वो यहाँ पे जो है सामने आई। कमांडर इन चीफ जो थे उनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया। सिकंदर मिर्ज़ा और चौधरी मोहम्मद अली जो थे ये भी कैबिनेट में आए। तो the cabinet lost no time in devising the merger of all the provinces and states in the western wing of the country, thus creating the province of West Pakistan. वन यूनिट स्कीम। अच्छा, नई कैबिनेट ने कोई देर नहीं की वन यूनिट स्कीम बनाने में। इन्होंने जो बोगरा फार्मूला था उसको साइड पे कर दिया और एक वन यूनिट स्कीम मुतारफ कराई, जिसके तहत जो बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान जो था उसकी न्यूमेरिकल मेजॉरिटी जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। The engineering of the situation in this manner could enable the argument that since the country had now only two provinces, East and West Pakistan, they should therefore have equal representation. The term parity thus entered Pakistan's political lexicon. ये टर्म पेरिटी का टर्म जो है ये भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लेक्सिकॉन में आया। फिर मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक अहम केस है, ये सामने आता है। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद decision of October 24, 1954 to dissolve the assembly was declared illegal by the Sindh High Court by the Chief Justice Sir
George Constantine. It held that the Governor General had the right to dissolve the Legislative Assembly under the interim constitution, but the assembly dissolved by him also served as the Constituent Assembly, whose dissolution was not within his competence. तो सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो तो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर जनरल उसको डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन चूंकि ये असेंबली जो थी इसने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था, तो गवर्नर जनरल के इख्तियारात में ये नहीं है कि वो इस असेंबली को डिसमिस कर सकें। तो उसके बाद however the historic decision was overruled by the federal court chief justice munir, which observed that the constituent assembly, by not being able to furnish the constitution in 7 years, had lost its legitimacy under the infamous doctrine of necessity. इस दौरान चीफ जस्टिस मुनीर, जो कि एक माना जाना किरदार है पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री का, तो इन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया और एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था उसको डिसमिस किया और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जो है उसको नल एंड वाइड करार दिया और साथ ही उसके एक्शन को लेजिटिमेट करार दे दिया। तो इसके साथ पाकिस्तान जुडिशरी देयरफॉर derailed the country's constitutional and democratic journey with this decision. अब जिस असम्बली ने आइन बनाना था, जिस असम्बली ने कवानीन बनाने थे, उनको उसी काम के तहत जो है डिसमिस किया गया और यहाँ पे जुडिशरी ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है एक इलीगल एक्ट जो था, जो गुलाम मोहम्मद जिन्होंने असम्बली को डिसॉल्व किया उसको लेजिटिमेट करार दिया और इसके साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो बहुत हद तक मुतासर भी हुआ। बाद में भी जो है सब्सिक्वेंटली द फेडरल कोर्ट एंड लेटर द सुप्रीम कोर्ट फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ अनसीटिंग द सिविलियन रिजीम्स, बट इट ऑल स्टार्टेड इन 1954। ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बाद में भी पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो है हमें नज़र आता है और जुडिशरी जो है इसी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का कई बार जो है इस्तेमाल कर चुकी है पाकिस्तान के हिस्ट्री में। Dismissal by Iskandar Mirza. During this time, Ghulam Muhammad's health began to deteriorate and paralysis spread through his whole body, forcing him to take a leave of absence in 1955 to seek treatment in the United Kingdom. In his capacity, he appointed Interior Minister Iskandar Mirza as acting Governor General, but Iskandar Mirza dismissed him from his post in order to take his place. इस दौरान गुलाम मोहम्मद जो थे वो जो चूँकि पैरालिसिस के मरीज़ थे, तो वो पूरे बॉडी में उनके स्प्रेड हो गई और इलाज के लिए फिर वो यूके चले गए। तो इन्होंने इस्कंदर मिर्ज़ा को एक्टिंग गवर्नर जनरल नामजद किया, लेकिन जैसे ही ये चले गए तो थोड़ी ही देर के बाद जो है थोड़े ही दिनों के बाद इस्कंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को डिसमिस किया और ख़ुद उसी पोस्ट पे जो है बैठ गए। तो इसके साथ जो है आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम सीटो और सेंटो जो वेस्टर्न मिलिट्री पैक्ट्स थे वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।